Hello student, welcome to the Bharat Academy. This is Manoj Saplayal and today's topic is Linear Programming Problem LPP. ये तीन वर्ड LPP Linear Programming Problem comprises of three words you can say. Linear Programming Problem. What is linear programming problem? Programming problem deals with the determining the optimal allocation of limited resources to meet the given objective, such as maximum profit, minimum cost, highest margin, or least time when the resources have alternative uses. क्या चीज है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसका बेस्ट यूटिलाइज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं वो सुनिए, वो देखिए। सच एज मैक्सिमम प्रॉफिट, हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी भी हो सकता है, हाईएस्ट मार्जिन भी हो सकता है, और दूसरी तरफ मिनिमम कॉस्ट भी हो सकता है, मिनिमम टाइम भी हो सकता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसको हम किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, यही प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। और द टर्म लीनियर मीन्स, the term linear is also there, na, the term linear means all the inequations or equation used and the functions to be maximized or minimized are linear. इसमें होता क्या है, जो भी फंक्शन को मुझे मैक्सिमम या मिनिमम लाना होता है, या जो हमारे पास जो इक्वेशंस या इनइक्वेशंस होती हैं रिसोर्सेस को दिखाने के लिए और फंक्शन को दिखाने के लिए, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होता है उसी को तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। तो ये चीजें सारी इक्वेशंस, इनइक्वेशंस और जो ये फंक्शंस है जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिखाना होता है, ये सारी लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। लीनियर फॉर्म छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 6th 7th में। लीनियर इक्वेशंस का मतलब जैसे 3x + 4y = 6, इसमें 3, 4 और 6 आर कांस्टेंट, लेकिन x और y की जो पावर है, जो डिग्री है, वो मैक्सिमम 1 है। तो अगर ये इस तरह से दी होगी 3x + 4y = 6, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो तुम्हारे जितने भी फंक्शन जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, और या जितने भी इक्वेशंस या इनइक्वेशंस होती हैं अपने रिसोर्सेस को दिखाने के लिए, वो सारे के सारे लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। इसी को हम एलपीपी बोलते हैं। पहले तो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बता दिया क्या होता है, दूसरा ये भी बता दिया कि जो भी फंक्शन है जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, या जितने भी इक्वेशन इनइक्वेशंस होती हैं वो सारे लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट एलपीपी। नेक्स्ट, फॉर्मली द एलपीपी deals with the optimization of linear function of a number of variables subject to the number of conditions on variable in the form of linear equations या inequations in the variable involved. एलपीपी में हम करते क्या है, डील्स विद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीनियर फंक्शन। हम यहाँ किसी भी लीनियर फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब वो मैक्सिमाइज भी हो सकता है और मिनिमाइज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। उस लीनियर फंक्शन जो कि कई वेरिएबल से मिल के बना होता है, और जो हम जिस फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर पाते हैं उसमें सर्टेन कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस भी वेरिएबल के फॉर्म में लिखी होती हैं, जो कि हमारी इक्वेशंस भी हो सकती हैं और इनइक्वेशन फॉर्म में भी हो सकती है। वो इनइक्वेशन फॉर्म में भी हो सकती है वो कंडीशन, और इक्वेशन फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो यही होता है एलपीपी में। और अल्टीमेटली लास्ट में, एलपीपी इज ए मेथड टू अचीव द बेस्ट आउटकम इन ए मैथमेटिकल मॉडल हुज रिक्वायरमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए लीनियर रिलेशनशिप। एलपीपी एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें हम एक बेस्ट अपना आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं, बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना या लोवेस्ट कॉस्ट निकालना। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसको निकालने के लिए, और ये सारी चीजें लीनियर में होनी चाहिए। लीनियर रिलेशनशिप होता है इसमें, चाहे तुम्हारा बेस्ट
आउटकम जो निकाल रहे हैं, जो कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है, लोएस्ट कॉस्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब एलपीपी एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें हम अपना बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैक्सिमम प्रॉफिट और लोएस्ट कॉस्ट जिसे कह सकते हैं, और जिसको निकालने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। इस एलपीपी को जो हम कह सकते हैं वो मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। तो एलपीपी एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसमें हम बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करते हुए। अब देखिए, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको मैं मैथमेटिकल मॉडल में कैसे दिखाता हूँ उसको देखिए। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। जनरल फॉर्म of LPP या लीनियर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोइंग। इस तरह से दिखाते हैं हम जनरल फॉर्म में एलपीपी को। इन ऑर्डर टू फाइंड द वेरियस वैल्यूज ऑफ n डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2 x3 xn। ये डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे x1 x2 xn हैं, n तक के n डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जो कि इस फंक्शन को, जो z फंक्शन है, it is represented by just like it's a linear function, you can say z is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus up to dot 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 cn xn। इट्स टोटली ए लीनियर फंक्शन। इसमें x1 x2 xn के जो डिग्रीज है वो 1 है, तो इट इज ए लीनियर फंक्शन। पहले ही बता, तो एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग नाम रखा है इसका। तो एक फंक्शन होता है हमारे पास z, जिसको मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। आपको अभी बताया कि ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, दैट विल डिपेंड ऑन कंडीशंस गिवन इन योर प्रॉब्लम। तो वेयर ये जो z है जिसको मुझे ऑप्टिमाइज करना होता है, इट्स ए लीनियर फंक्शन z is equal to c1 x1 c2 x2 cn xn, where these c1 c2 cn are all constants, 2 3 4 5 इस तरह के मिलेंगे आपको आगे आने वाले टाइम में। इस c1 c2 को हम कॉस्ट वेक्टर या कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। ये वेरिएबल जो n डिसीजन वेरिएबल थे x1 x2 xn, ये इस फंक्शन को, z फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे इन कंडीशन के साथ। ये कंडीशन भी फुलफिल करनी चाहिए उन वेरिएबल्स को। ये देखिए, these are the condition a11 x1 a1 plus a12 x2 plus dot 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 up to a1n xn can be either less than equal to or greater than equal to b1। ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये लीनियर फॉर्म में है, पहले बताया था, तभी इसको एलपीपी बोलते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हो चाहे वो कंडीशंस हो, लीनियर फॉर्म में रहेंगे हमेशा। और सेकेंड कंडीशन इज a21 x1 plus a22 x2 अप टू an xn लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, बी अप b1 b2 आई वुड से। इसी तरह से देयर आर वेरियस कंडीशंस। लास्ट वन इज am1 x1 plus am2 x2 plus up to plus amn xn लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू bm। तो ये कंडीशंस हैं जो कि ये वेरिएबल एंड डिसीजन वेरिएबल सेटिस्फाई करेंगी, और सेटिस्फाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा फंक्शन है z, जो लीनियर फंक्शन था, उसको हम या तो मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, इसी को ऑप्टिमाइज बोलते हैं। तो ये कंडीशन भी फुलफिल करनी चाहिए उस वेरिएबल को। तो ये जो x1 x2 xn, ये तो n वेरिएबल साफ नजर आ रहा है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं या इन इक्वेशंस हैं a11 x1 a12 x2 a1 xn लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू b1 जो भी है, इस तरह की आप देख रहे हैं कि a21 x2 a22 x2 a2, ये दो इक्वेशंस या इन इक्वेशंस हो, ये जा रही है सीधा लास्ट तक m तक। देखिए ना, लास्ट m है am1 x1 am2 xn amn xn लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन bm। साफ नजर आ रहा है। यहाँ जो ये a11 या a12 या a1n है, x1 x2 xn के आगे जो भी लिखे हुए हैं, ये दीज आर कांस्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज है b1 b2 अप टू bm, दीज आर आल्सो कांस्टेंट। अब आगे आने वाले टाइम में देखोगे आप, ये 2 3 4 -1 2 3 ऐसा हो सकता है। और m जो है यहाँ साफ नजर आ रहा है, ये इक्वेशंस या इन इक्वेशंस है ऐसे करके। तो ये देखो ना, 1
दो अप टू डॉट 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 एम तक है। तो एम तुम्हारी ये नंबर ऑफ इक्वेशंस या इन इक्वेशंस होती हैं, या आप इसको ये बोल सकते हैं अगर आप मैथ्स ज्यादा नहीं जानते, हॉरिजेंटली जो लिखे हुए हैं दीज आर कॉल्ड रोज। ये हॉरिजेंटली जो चल रही है दीज आर कॉल्ड रोज, फर्स्ट रो सेकंड रो अप टू mth रो। और जो वर्टिकली चल रही है ये डाउनवर्ड वर्टिकली, ये दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। तो रोज हमारे 1 2 अप टू एम। एम नंबर ऑफ इक्वेशन या इन इक्वेशन कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज आर एम, दीज आर रोज। और वर्टिकली जो चल रही है x1 x2 अप टू xn, एन आर नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको कॉलम बोलते हैं, और या नंबर ऑफ वेरिएबल्स। दो बातें तो हो गई। तीसरा इसमें इंटरेस्टिंग स्टूडेंट ये है कि जो मैं वेरिएबल्स लूंगा, डिसीजन वेरिएबल्स जो भी होंगे वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। दीज वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं इनको, ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। x1 x2 xn शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं कहूँ ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, मैं कहूँ किसी फैक्ट्री में अगर पर डे 100 रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं, तो 100 रेफ्रिजरेटर नेगेटिव में थोड़ी दिखाऊंगा मैं, वो तो पॉजिटिव ही होंगे। कहीं अगर फ्रिज बन रहा है या तुम्हारा टेलीविजन बन रहे हैं 500 यूनिट किसी पर डे किसी फैक्ट्री में, तो उसको नेगेटिव में थोड़ा दिखाऊंगा। तो यही है x1 x2 xn ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट यही मैंने नीचे लिखा है, जो इक्वेशन फर्स्ट थी ये वाली, z इज इक्वल टू एक्स, जेड इज इक्वल टू c1 x1 c2 x2 cn xn, जिस ये लीनियर फंक्शन जिसको मुझे या तो मैक्सिमाइज करना पड़ता है या मिनिमाइज करना पड़ता है, या ओवरऑल दोनों कंडीशन में आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, इस इक्वेशन फर्स्ट को जो कि z शो कर रहा है, z इज इक्वल टू जो भी है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इस z को। यही मैंने लिखा है नीचे, यहाँ देखो। द फंक्शन z गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, जिस फंक्शन को मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, या तो मैक्सिमाइज करना पड़ता है या मिनिमाइज करना पड़ता है, इसी को ऑप्टिमाइज कहते हैं। उसको मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलूंगा, जिसको मैंने मैक्सिमम या मिनिमम मुझे आखिर में प्रूफ निकालना पड़ता है, जिसको उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलूंगा। और जो ये दूसरी है स्टूडेंट, जो मैंने कंडीशंस में ये ब्रैकेट से भी दिखा रखा तुम्हें, ये जो m 1 2 अप टू m, ये जो इक्वेशंस या इन इक्वेशंस हैं, इसके मुतालिक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए। द कंडीशन गिवन बाय टू, सारे जो भी कंडीशंस हैं, आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, इनको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, विच डिस्क्राइब्स द कंडीशंस अंडर विच द ऑप्टिमाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो इक्वेशंस या इनइक्वेशंस हैं m, ये पूरी पूरी जो मैंने पूरा एक ब्रैकेट से दिखा दिया, इक्वेशन 2 नाम दे दिया, ये इनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स जो डिस्क्राइब करेंगी कि किस बेसिस पे मैं इस फंक्शन z इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 xn या प्लस cn xn को किस बेसिस पे मैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बोल रहा हूं। ये कंडीशंस, m कंडीशंस जो हैं इन इक्वेशन या इक्वेशन, ये उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे बनी मेरी ये z इज इक्वल टू मैक्सिमम या मिनिमम। इनको ये जो m इक्वेशंस या इन इक्वेशंस हैं, इन्हीं को कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ये भी हो गया। जो इक्वेशन 3 है वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहलाएंगे, विच मीन्स ऑल द वेरिएबल्स आर आइदर पॉजिटिव और जीरो। यही बोल सकते हैं। जो मैंने अभी ये तीसरी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ऊपर, x1 x2 xn, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है। कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो उस दिन उसको जीरो बोल देंगे, तो लेकिन ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो दीज आर x1 x2 xn, जो सारे मेरे नॉन नेगेटिव या सारे पॉजिटिव होने चाहिए, या जीरो भी हो सकता है। इनको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। तो ये तीन चीजें मिलके स्टूडेंट, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक ये कॉन्स्टेंट्स, सारे कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये कंडीशंस x1 x2 xn, किन कंडीशंस को लगा करके ही हम किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बोल सकते हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको, दूसरा जो पूरी इक्वेशंस हैं ये कॉन्स्टेंट्स हो गई, तीसरा ये कि सारे वेरिएबल मेरे पॉजिटिव या जीरो होने चाहिए। तो ये तीन चीजें मिल करके ही एक एलपीपी को फॉर्म करती है। नेक्स्ट, अब जो ये एलपीपी मैंने बनाई है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये
कॉन्स्टेंट्स और ये तुम्हारे वेरिएबल्स, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, इनको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जेड था, पूरी इक्वेशन थी वो, जेड इक्वल टू C1 X1 C2 X2 प्लस करके अप टू CN Xn। इसको मैं एक ही झटके में जेड इज इक्वल टू कैपिटल C इंटू कैपिटल X लिख सकता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। जहां ये कैपिटल C एक रो मैट्रिक्स है, जितने भी उसके कोफिशिएंट थे C1 C2 अप टू Cn, दिस इज द रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय C। और जो यहाँ कैपिटल X है, दीज आर द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जो कॉलम के अलोंग X1 X2 Xn वेरिएबल थे। ये मैट्रिक्स को हम कैपिटल X से दिखाएंगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही झटके में z इज इक्वल टू सी एक्स फॉर्म में लिखते हैं। अभी मैं आऊंगा कुछ देर बाद कि कैसे बनता है। और ये कंडीशंस हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन। इतनी सारी एम इक्वेशन इन इक्वेशन थी, उनको एक ही झटके में मैंने लिख दिया, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स कैन बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल बी। यही मैट्रिक्स फॉर्म है। ये दो लाइनें लिख दो, जेड इज इक्वल टू कैपिटल सी एक्स सब्जेक्ट टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू बी। यही तुम्हारा मैट्रिक्स फॉर्म है, इतना से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ है क्या क्या चीज, ये जो कैपिटल ए है तुम्हारा, ये कैपिटल ए है जो मेरी इनइक्वालिटीज थी उनके x1 x2 xn के जितने भी कोफिशिएंट थे वो मैं बताता हूँ आपको, उनका मैट्रिक्स है। जैसे x1 का कोफिशिएंट A11, x2 का कोफिशिएंट A12, xn का कोफिशिएंट A1n। इसी तरह से दूसरी इनइक्वालिटी या इक्वालिटी में x1 का कोफिशिएंट A21, x2 का कोफिशिएंट A22, इसी तरह से xn का कोफिशिएंट Amn। इन सारे कॉन्स्टेंट्स को मैंने एक मैट्रिक्स बना दी जिसका नाम कैपिटल ए रख दिया। ये है आपका कैपिटल ए। देखो ना, ये मैट्रिक्स जो मैंने बनाई, ये मैंने कोफिशिएंट ले लिए x1 x2 xn के जितने भी हैं इक्वेशन। और जो कैपिटल बी है, ये है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ B1 B2 Bn। देखो ना, बराबर में जो इनइक्वालिटीज थी, ये देखिए आप, ये सारे सारे, ये ये B1 B2 Bn जितने भी थे, ये तुम्हारा कैपिटल बी बन जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जब ये मैं इस तरह से इसको लिखूंगा ये मैट्रिक्स को, तो ये बन जाता है कैपिटल ए एक्स लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और जो लास्ट में कहता हूँ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, वो कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी कैपिटल एक्स मेरा ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए ना, ये x1 x2 xn, ये जो मैट्रिक्स थी ये शो करेगा। और ये सारे के सारे ग्रेटर देन जीरो। ये क्यों है मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने कहा था एक ही झटके में मैं इसको ऑप्टिमाइज जेड को इक्वल टू कैपिटल सी एक्स लिख सकता हूँ। कैपिटल सी की मैंने अभी अभी मैंने बताया, इस कैपिटल सी इज द रो मैट्रिक्स C1 C2 Cn। और कैपिटल एक्स की वैल्यू लिख दी x1 x2 अप टू xn, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस Cn xn। ये एग्जैक्टली वही मिलता था जो ओरिजिनल एलपीपी थी मेरी। इसी तरह से जब मैं कहता हूँ कि कैपिटल ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो कैपिटल ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ये सारे कॉन्स्टेंट्स का जो मैट्रिक्स बना दिया, A11 A12 अप टू Amn तक। फिर कैपिटल एक्स, वही जितने भी कैपिटल जो भी वेरिएबल थे उनका मैट्रिक्स x1 x2 xn अप टू xn लेस देन इक्वल टू ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और b की वैल्यू मैंने ये रख दी। अभी मैंने डिस्कस किया इतना सारा कि ए बी ये रखे हुए हैं, ए बी सी की वैल्यू जो जो है। इसके बाद देखिए, अगर इस मैट्रिक्स को देखिए, अगर थोड़ा बहुत आप मैथ्स जानते हो तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इस सेकंड मैट्रिक्स को, तो यू विल गेट एग्जैक्टली दो इक्वेशंस। और ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन के बाद ये सारी वैल्यू B1 B2 Bn। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो A11 x1 प्लस A12 x2 अप टू डॉट 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 A1 xn, ये डाउनवर्ड जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से दूसरा करोगे तो AM2। तो एग्जैक्टली व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीज two matrices, you will get the whole values in left hand side। तो ये इस तरह से इन इक्वेशंस को ही हम इस तरह से दिखाते हैं। और जो लास्ट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मैंने बोला, कैपिटल एक्स को दिखाया मैंने ग्रेटर देन जीरो, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी, वो ये कॉलम मैट्रिक्स था x1 x2 अप टू xn ग्रेटर देन जीरो। यहीं से देख सकते हैं, x1 साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, xn ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको समझनी चाहिए। आगे जितने भी सिंप्लेक्स मेथड या और ट्रांसपोर्टेशन मेथड में ये मैट्रिक्स फॉर्म आपका काफी हेल्प करेगा।
इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था स्टूडेंट कि आपको ये सिखाऊं कि किसी प्रॉब्लम का एलपीपी कैसे बनाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी फ्रॉम ए गिवन प्रॉब्लम। कोई मेरे पास एक प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे आर्मी से रिलेटेड है, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उस प्रॉब्लम को मैं मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करता हूँ वो आज सिखाता हूँ, जिस जो कि एलपीपी होगी। एलपीपी मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होने चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, और फिर जो जो भी वेरिएबल यूज कर रहा हूँ वो पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए एग्जाम्पल है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट, एक है P1 एक है P2। एक फैक्ट्री में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसका नाम P1 कह दिया, दूसरे का नाम P2 कह दिया। कहने का मतलब दो प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट रेफ्रिजरेटर हो सकता है, दूसरा तुम्हारे फैन हो सकते हैं, पंखे। ये दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है फैक्ट्री। उसमें ये शर्त लगा दी कि ईच ऑफ द प्रोडक्ट P1 जो पहला प्रोडक्ट है, ये इसके लिए जरूरत पड़ रही है 2 आवर्स फॉर मोल्डिंग। जो पहला प्रोडक्ट है उसमें उसको मोल्ड करने में, जो जो भी चीज बना रहे हो मोल्डिंग में ना, शेप देने में 2 घंटे लग जा रहे हैं। और जो 3 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग, और उसकी घिसाई में, ग्राइंडिंग में 3 घंटे लग जा रहे हैं पहले प्रोडक्ट P1 में। और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें 4 घंटे लग जा रहे हैं फॉर पॉलिशिंग। लास्ट में जो पॉलिश करते हैं उस प्रोडक्ट पे, उसमें 4 घंटे लग जा रहे हैं। ये P1 की कहानी है। तीन चीजें हो रही हैं इसमें प्रोडक्ट में। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके बाद जो पहला प्रोडक्ट है उसमें दो मोल्डिंग के काम में लग रहे 2 घंटे, ग्राइंडिंग के काम में लग रहे 3 घंटे, और अल्टीमेटली पॉलिशिंग के काम में लग रहे हैं 4 घंटे। इंटरेस्टिंग चीज है, देखते रहो इसको क्या चीज में कर रहा हूँ। एंड जो सेकंड प्रोडक्ट P2 है, इट रिक्वायर्स 4 आवर ऑफ मोल्डिंग, 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड 2 आवर्स फॉर पॉलिशिंग। और जो दूसरा प्रोडक्ट P2 है, ये इसमें मोल्डिंग में लग रहे हैं मेरे 4 घंटे, ग्राइंडिंग में लग रहे 2 घंटे, और पॉलिशिंग में लग रहे 2 घंटे। तो आप आपकी समझ में आ गया कि एक फैक्ट्री दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है। एक का नाम P1 है, दूसरे का नाम P2 है। ये तीन चरणों से उसे गुजरना पड़ रहा है हर एक प्रोडक्ट को। पहले प्रोडक्ट को 2 घंटे मोल्डिंग में, 3 घंटे ग्राइंडिंग में, 4 घंटे पॉलिशिंग में। दूसरे प्रोडक्ट P2 नाम दे रखा है, उसको 4 घंटे मोल्डिंग में, 2 घंटे ग्राइंडिंग और 2 घंटे पॉलिशिंग में। तीसरी चीज आगे इसमें लिखी कि फैक्ट्री हैज मोल्डिंग मशीन। क्या शर्त लगा दी कि जो फैक्ट्री है उस पे जो मोल्ड कर रहे हैं, मोल्डिंग मशीन जो हमारे पास है वो केवल 20 घंटे के लिए अवेलेबल है। कहीं से किराए पे लाए होंगे। तो जो पहला काम हम मोल्डिंग का कर रहे हैं उसमें 20 ही घंटे हमारे पास है। कहने का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी प्रोसेस से पहला प्रोडक्ट गुजर रहा है, इसके लिए जो मोल्डिंग का काम है, उसमें जो मोल्डिंग मशीन है वो मेरे पास 20 ही घंटे तक है। जिसका मतलब जब मैं इनइक्वालिटी बनाऊंगा, मैक्सिमम कितना है मेरे पास, 20 घंटे के लिए वो मशीन अवेलेबल है, तो उसमें मैं लेस देन इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करूंगा। 20 घंटे भी हो सकते हैं या उससे नीचे। दूसरी मशीन ग्राइंडिंग मशीन है, 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। जो दूसरी मशीन है ग्राइंडिंग, वो केवल 24 ही घंटे के लिए अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं है। तो मैं इसमें यूज करूंगा लेस देन इक्वल टू 24। और पॉलिशिंग मशीन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 13 आवर्स। और जो लास्ट में तीसरी मशीन है पॉलिशिंग करने वाली पॉलिशिंग मशीन, वो केवल मेरे पे अवेलेबल है 13 आवर्स के लिए, केवल 13 घंटे के लिए है। या तो ज्यादा ज्यादा 13 घंटे आप यूज कर सकते हैं या उससे कम। तो इसको लेस देन 13 बोलूंगा। अभी देखो मैं आगे समझाता हूँ इसको। और आगे लिखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट इज पर यूनिट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। प्रॉफिट इज ₹5 पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट P1। प्रोडक्ट P1 जितने भी हम यूनिट बना रहे हैं, एक यूनिट पे प्रॉफिट मिल रहा है P1 का ₹5। एक यूनिट पे 5 रुपीज। और जो प्रोडक्ट P2 बना रहा है, ₹3 मिल रहा है एक यूनिट पे। एक यूनिट पे ₹3 मिल रहा है। P1 अगर प्रोडक्ट 500 यूनिट बना रही है तो उसमें पहले में प्रॉफिट हो गया 500 इंटू 5। और दूसरे में अगर 300 यूनिट बना रही है तो 300 इंटू 3, क्योंकि 3 पर यूनिट बोल रहा है। एक यूनिट की वैल्यू जो प्रॉफिट है दैट इज 3। कहता है एंड द फैक्ट्री कैन सेल ऑल द प्रोडक्ट। और सारे फैक्ट्री बेचना है उनको, सारे प्रोडक्ट को। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम, जो मैं इतनी बातें तुमसे करी अब तक, उसको मुझे एक एलपीपी में फॉर्मुलेट करना है, जिससे जो मेरा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज आ जाए। तो बच्चों देखिए स्टूडेंट, मैं इसको अब तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मैं जो लेमेन टर्म्स में तो मैं यही बात करूंगा, ये क्वेश्चन है भाई, इसको सॉल्व करो। लेकिन इसको मैथमेटिकल मॉडल में एलपीपी की हेल्प से कैसे निकालते हैं, ये देखिए आप। मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश की है।
ये देखिए, दिस इज योर टेबल। इस पूरे क्वेश्चन की एक टेबल बनाई मैंने। प्रोडक्ट ऊपर लिख दिया P1 P2, और ये कैपेसिटी लिख दी, और नीचे रिसोर्सेज लिख दिए कि क्या क्या मेरे पे रिसोर्सेज थे उस फैक्ट्री में। मोल्डिंग था, ग्राइंडिंग था, पॉलिशिंग था। तो ये देखा हमने कि प्रोडक्ट P1 को मैंने, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है P1, इसमें देखिए आप, रिक्वायर्स 2 आवर्स फॉर मोल्डिंग। मोल्डिंग के आगे 2 घंटे मोल्डिंग के लिए चाहिए। P1 को 3 घंटे ग्राइंडिंग के लिए चाहिए, तो तीन, नीचे 3 लिख दिया। पॉलिशिंग के लिए 4 घंटे चाहिए, 4 लिख दिया। ये P1 की कहानी है, क्वेश्चन पढ़ते रहो। अब प्रोडक्ट P2 देखो, इसमें 4 घंटे तुम्हें मोल्डिंग के लिए चाहिए, 2 घंटे ग्राइंडिंग के लिए चाहिए, 2 घंटे पॉलिशिंग के लिए चाहिए। ये भी हो गया। अब जो मोल्डिंग मशीन है वो कैपेसिटी से दिखाऊंगा मैं यहाँ, कितने घंटे के लिए अवेलेबल है। ये आवर्स है, 20 आवर्स के लिए मोल्डिंग मशीन अवेलेबल है। ग्राइंडिंग मशीन 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। पॉलिशिंग मशीन 13 आवर्स के लिए अवेलेबल है। मैक्स कैप यही लिखा है इसने, दीज मशीन्स आर अवेलेबल फॉर दीज आवर्स। तो ये, अब मैं इसका एलपीपी कैसे बनाता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, देखिए आप। और नीचे प्रॉफिट लिखा है मैंने, पर यूनिट है ये, प्रॉफिट पर यूनिट इन रुपीज 5, और ये 3। अब देखो मैं आगे बताता हूँ। सपोज जो P1 है, कोई फैक्ट्री का जो P1 है प्रोडक्ट, वो X यूनिट है। X यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P1, जो जो फैक्ट्री, जो पहला प्रोडक्ट है P1, उसके कितने यूनिट बना रही है, X1 यूनिट बना रही है। X1 मतलब जो प्रोडक्ट है P1 वो 500 यूनिट बना रहे, 500 की जगह हमने 500 को X1 यूनिट बोला। टोटल यूनिट जो P1 प्रोडक्ट P1 बना रहा है वो है X1। इसी तरह से X2 इज द यूनिट ऑफ P2 प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री। और जो दूसरा प्रोडक्ट है, फैक्ट्री जो दूसरा प्रोडक्ट बना रही, उसकी X2 यूनिट बन रही है उस फैक्ट्री में, और P1 की जो है X1 यूनिट बन रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। और ये बाय द फैक्ट्री टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इतने यूनिट बनाने पे, X1 यूनिट प्रोडक्ट P1 बनाने पे, X2 यूनिट प्रोडक्ट P2 बनाने पे हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि मुझे निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जेड मैंने यहाँ ले लिया, जेड को हमेशा टोटल प्रॉफिट से मैं दिखाऊंगा। जेड इज द टोटल प्रॉफिट, अभी बताऊंगा मैं क्या क्या चीज है। अब अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल कह रहा है, सिंस द ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 आवर्स फॉर मोल्डिंग एंड ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P2 रिक्वायर्स 4 आवर्स फॉर मोल्डिंग। एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ देखो, हर एक यूनिट प्रोडक्ट P1 की मोल्डिंग में टाइम ले रहा है 2, ये 2 है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो मोल्डिंग करने में टाइम ले रहा है 4, और दिस इज अवेलेबल, मोल्डिंग मशीन इज अवेलेबल 20। अगर हर एक यूनिट 2 घंटे ले रहा है, प्रोडक्ट P1 का मोल्डिंग में 2 घंटे ले रहा है, और मैंने ले लिया X1 यूनिट, जो है प्रोडक्ट P1 बना रहा है X1 यूनिट बना रहा है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल यूनिट कितनी हो गई इसकी, टोटल आवर्स कितने हो गए। यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट P1 एंड यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट P2 कितना हो जाएगा, 2X1। फर्स्ट यूनिट का हो जाएगा 2X1। भाई P1 जब X1 यूनिट बना रहा है, और हमारे पास जो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है मोल्डिंग के लिए, वो 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए है, और वो यूनिट बना रहा है, X1 यूनिट बना रहा है, तो टोटल कितने घंटे के लिए हो गया, वो 2X1 हो गया पर यूनिट के हिसाब से। और जो दूसरा है वो X2 यूनिट बना रहा है P2, यहाँ मोल्डिंग के जो दूसरा प्रोडक्ट है वो मोल्डिंग में 4 घंटे ले रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 4X2। और कितनी कैपेसिटी है, 20। तो ये क्या, इसको कैसे दिखाओगे तुम, यहाँ देखो, X1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट P1, ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट P1 रिक्वायर्स, हर एक यूनिट जो है प्रोडक्ट P1 की रिक्वायरमेंट है तुम्हारा 2 आवर्स का। एक यूनिट का रिक्वायरमेंट है 2 घंटे मोल्डिंग का, तो मेरे यूनिट कितना है, X1 यूनिट, तो X1 यूनिट की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी प्रोडक्ट P1 की, 2X1। अगर दूसरी ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P2 की हर एक यूनिट की रिक्वायरमेंट है 4 घंटे मोल्डिंग की, तो मेरे पे तो X2 यूनिट है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा मुझे मोल्डिंग में दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में, 4X2। तो हैंस द टोटल आवर्स, ये लिखा मैंने, ये सब समझा रखा। हैंस द टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर मोल्डिंग X1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P1 and X2 unit of product P2, it will be 2X1 plus 4X2,
और विच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इसने कहा था मेरे पे ये जो मोल्डिंग मशीन है बेटा केवल 20 घंटे के लिए है, 20 घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा 20 या उससे कम, तो इसको मैं लेस देन इक्वल टू से दिखाऊंगा। तो मेरी यहाँ बन गई इनइक्वालिटी 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 20। इस तरह से इस पहली कॉन्स्टेंट बन गया मेरा 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 20। सिमिलरली दूसरे पे चले जाओ। दूसरा जो मेरा ग्राइंडिंग का है, P1 जो प्रोडक्ट है उसकी ईच यूनिट को जरूरत पड़ रही है 3 घंटे ग्राइंडिंग के लिए। तो मैंने P1 का टोटल यूनिट कितनी मानी हुई है x1। जब एक यूनिट को 3 घंटे लग रहे तो x1 यूनिट को कितना लगेंगे 3x1। इसी तरह से जो दूसरा प्रोडक्ट है P2, हर एक यूनिट को ग्राइंड करने के लिए 2 घंटे लग रहे, तो मैंने P2 में यूनिट कितनी मानी हुई है x2, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x2। तो तुम्हारा ग्राइंडिंग के लिए प्रोडक्ट P1 से 3x1 और प्रोडक्ट P2 से 2x2 और इनका टोटल करेंगे तो ये मेरा ग्राइंडिंग मशीन मेरे पे कितने घंटे के लिए अवेलेबल है 24। तो जो सेकंड कांस्टेंट मेरा बनेगा वो बनेगा 2, ये सेकंड वन वाला 3x1 प्लस 2x2 और दिस इज अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 24 आवर्स। ये मेरी प्रॉब्लम से निकल रही है जितनी भी ये कांस्टेंट्स है। दिस इज कॉल्ड सेकंड कांस्टेंट। तीसरा तीसरा मैं आपको बताता हूं। तीसरा ये देखिए इंटरेस्टिंग है, जो आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा होगा, मैंने शुरू में ही लिख दिया कि जो तुम्हारा जो P1 है, इसमें जो P1 है आपका ये x1 यूनिट बना रहा है। टोटल x1 वैल्यूज, x1 यूनिट बनाने का मतलब इतना प्रोडक्शन चल रहा है उस पर्टिकुलर चीज का। x1 यूनिट है, टोटल यूनिट है उसमें। यूनिट का मतलब एक दिन में कितना बना दिया वो चीज है। अगर ये है ये लास्ट मेरा पॉलिशिंग का रह गया, मॉडलिंग का निकाल दिया, ग्राइंडिंग का निकाल, पॉलिशिंग का जो एक पर यूनिट लग रहा है। P1 पहला प्रोडक्ट पर यूनिट पॉलिश करने में लग रहा है 4 घंटे। तो मेरे P1 में टोटल यूनिट कितने माने हुए x1, तो टोटल x1 यूनिट को पॉलिशिंग में कितना टाइम लगेगा 4x1। इसी तरह से जो दूसरा प्रोडक्ट P2 है, इसमें पर यूनिट पॉलिशिंग में लग रहे हैं 2 आवर्स, लेकिन मैंने P2 में जो टोटल यूनिट मानी हुई है वो है x2, तो इसमें टोटल आवर्स कितना लग जाएंगे 2x2। और मैक्सिमम पॉलिशिंग के लिए मेरे पे टाइम अवेलेबल है 13 आवर्स या 13 या 13 से कम, यही तो मतलब हुआ। तो इसमें इनइक्वालिटीज बन जाएंगे बेटा 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 13। ये अब समझ में आया होगा, क्योंकि जो ये जो अंदर यूनिटें लिखी हैं जो पर यूनिट हैं, और जो मैंने माना हुआ है वो है P1 का माना हुआ है टोटल यूनिट x1 और P2 की टोटल यूनिट मानी हुई है x2। तो उस बेसिस पे ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इज 20 आवर्स, 24 आवर, 13 आवर्स। अगर अवेलेबली मशीन मुझे इतने टाइम तक के लिए है तो इसका सीधा सीधा मतलब इतना ही, अगर 20 आवर्स के लिए अवेलेबल है मशीन, मोल्डिंग मशीन, तो मुझे 20 आवर्स में ही निपटाना है उसको, या 20 से कम होगा तो लेस देन इक्वल टू। कई क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है, जैसे आप मैं आगे कई क्वेश्चंस होंगे, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई अगर 3 साल का तुम्हारा वर्क का एक्सपीरियंस होगा तभी आपको जो है इंक्रीमेंट मिलेगा। कोई फैक्ट्री अगर ऐसा कंडीशन लगा देती है एम्प्लॉय पे, अगर 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा, तो 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस का मतलब 3 या 3 से ज्यादा, तो उस केस में मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। ये समझ लीजिए आप, ये हर तरह के क्वेश्चन को समझा रहा हूं। तो आज ये देखो बेटा, तीनों मैंने ये बता दिया आपको कि कांस्टेंट्स कैसे निकालते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो प्रोडक्ट P1 है उसकी टोटल यूनिट जो प्रोडक्शन हो रही है वो x1 है। P2 जो दूसरा प्रोडक्ट है इसकी टोटल यूनिट जो प्रोडक्शन हो रही है वो x2 है, जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और प्रॉफिट को मैंने z से दिखा रखा है। उस बेसिस पे मैंने तीनों कांस्टेंट्स आपके बना दिए। अब मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस पे आता हूँ। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में साफ लिखा है प्रॉफिट इज 5 रुपीज पर यूनिट ऑफ P1। P1 जो प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री का, उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है 5 रुपया मिल रहा है एक यूनिट पे, 5 रुपया। तो मैंने P1 का जो टोटल यूनिट मान रखी है क्वेश्चन में वो है x1। तो P1 प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट होगी वो कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू है 5 रुपया, तो x1 यूनिट का क्या हो जाएगा 5x1। ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट का प्रॉफिट हो गया। दूसरा का
जो P2 प्रोडक्ट है उसका उसमें माना हुआ मैंने टोटल यूनिट X2 टोटल यूनिट है, और तीन इसमें लिखा है ₹3 पर यूनिट प्रॉफिट मिला, तो जो P2 का, तो इसका मतलब P2 के एक यूनिट की वैल्यू ₹3 है। तो मैंने इसमें X2 यूनिट टोटल लिए हुए हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3x2। इतनी गणित तो आनी चाहिए यार तुम्हें। टोटल प्रॉफिट क्या हो गया P1 और P2 दोनों का? 5x1 प्लस 3x2। तो ये देखिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लास्ट में बना मेरा, ये मैंने लिख भी दिया इसमें कि टोटल प्रॉफिट ऑफ x1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट P1 और x2 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P2 विल बी 5x1 प्लस 3x2, क्योंकि ₹5 एक यूनिट का आया था। x1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 5x1 P1 का। ₹3 एक यूनिट का है, तो x2 यूनिट जो मैंने P2 में मानी है उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3x2। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो गया दोनों का, P1 और P2 का? 5x1 प्लस 3x2। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहलाता है, जो प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। इसको मुझे जेड से दिखाएंगे, यहाँ मैक्सिमाइज करना है इसको, तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। इस तरह से ये मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बन जाते हैं। और तीसरी चीज ये कि जो भी मैं x1 x2 यहाँ दो वेरिएबल लिए, जो यूनिट बनेगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अरे मैंने कहूँ कि पहला प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेटर, वो नेगेटिव में थोड़ी दिखाऊंगा मैं। दूसरा प्रोडक्ट पंखा, फैन, वो नेगेटिव में थोड़ी दिखाऊंगा। ये इसीलिए कहता हूँ कि जो x1 x2 जो वेरिएबल्स होते हैं, जिनको मैंने जो जो यूनिट्स होती हैं एक्चुअली फैक्ट्री में, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव में थोड़ी दिखाऊंगा फैक्ट्री फोक्ट्री जितना भी है। अब ओवरऑल जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया इस प्रॉब्लम के लिए, कि इस फैक्ट्री ने दो तरह के प्रोडक्ट बनाए, P1 P2। मोल्डिंग में P1 के लिए इतना टाइम लगा, ग्राइंडिंग में इतना लगा, पॉलिशिंग में ये लगा, P2 के लिए भी इसी तरह का इतना इतना टाइम लगा। लास्ट में बताया कि ये पहली मशीन 20 ही घंटे के लिए अवेलेबल थी, दूसरी मशीन ग्राइंडिंग 24 ही घंटे के लिए अवेलेबल थी, पॉलिशिंग मशीन 13 ही घंटे के लिए अवेलेबल थी। इसका मोटा मोटा मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं कहूँ कि मोल्डिंग मशीन 20 ही घंटे के लिए अवेलेबल है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 20 ही घंटे में काम कर पाऊंगा या उससे कम। तो लेस देन इक्वल टू का साइन में इस्तेमाल करूंगा। तो ये सारी चीजों को निकाल करके मैंने एक ये ढंग से लिख दिया, इसे कह सकते हैं। एलपीपी फॉर गिवन प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। मैक्सिमम जेड ये अभी अभी हमने निकाला 5x1 प्लस 3x2, और जो भी सब्जेक्ट टू, ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करी मैंने कि कितने कितने घंटे पर यूनिट निकाल करके कितने घंटे के लिए अवेलेबल था। इनको ही तुम्हारी कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ये जितने भी हैं, ये पहला कांस्टेंट था, ये लिखा है फर्स्ट कांस्टेंट इज 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 20। 3x सेकंड कांस्टेंट 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 24। और थर्ड कांस्टेंट इज 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 13। इनको इकट्ठे मैंने लिख दिया कि 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 20, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 24, 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 13। ये भी समझा दिया कि जो भी यूनिट, जितने भी यूनिट कोई भी फैक्ट्री बना रही हो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यही बोला कि x1 x2 जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं इनको, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट शुड बी पॉजिटिव 0। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल of a problem or LPP of a problem. I hope you have understood what is LPP, what is formulation of LPP, I must say. So that's it. If you have found this video interesting and helpful, please like this video and subscribe my channel. Thank you very much for being with me. Thank you.